वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज समाधान आईसीएस में वीरेंद्र आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आप अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होंगे। अभी तक के हमने इस सिलेबस में जो कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया वो वहां तक हमने कवर कर लिया था किस तरह से पोर्टुगीज इंडिया में आए थे, क्या क्या उनके डिक्लाइन के रीजंस रहे थे, पोर्टुगीज के आने के बाद में भारत को किस तरीके से क्या क्या चीजें उनसे सीखने को मिली, किस तरह से उन्होंने हमारे कल्चर के ऊपर में, हमारे आर्किटेक्चर के ऊपर में, हमारी जो पॉलिसीज थी रिलीजियस पॉलिसीज के ऊपर में, या फिर मैं बोलूं हमारे आर्म्स जो एमुनेशन के ऊपर में किस तरीके से जो उन्होंने बदलाव किए, इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमने ये भी जाना कि पोर्टुगीज की किन किन गलतियों की वजह से उनको चाहते हुए नहीं चाहते हुए भारत से काफी ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद के बाद भी भारत से अपनी कंपनी को लेके वापस जाना पड़ा। अंत में पुर्तगीज को 1961 में जो ऑपरेशन विजय के द्वारा लास्ट में बिल्कुल खदेड़ दिया गया। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कल के लेक्चर में कि डच किस तरह से भारत में आए, डच का शुरुआती किस तरह से अपनी भारत की तरफ में एक सफल अनुरोध रहा था व्यापार करने को लेकर, लेकिन बाद में डच की पूरी पूरी अगर मैं कंपनी की बात करूं वो सम्मिलित होकर रह गई। जैसे इंडोनेशिया के एरिया में कुछ पीस और ट्रीटी के बारे में बात की थी और फाइनली 1759 में जब अंग्रेजी सरकार का डच लोगों से यानी जो गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड से इनसे एक लड़ाई हुई थी, इसके बाद में नीदरलैंड्स को वो पूरी सत्ता छोड़कर इंडोनेशिया की तरफ में सम्मिलित रहना पड़ा। तो इंडोनेशिया की भी ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नीतियां नहीं थी कि वो भारत को कॉलोनी करना चाहते। दे वर नॉट वेरी enthusiastic to make India as a colony. They just want to earn the profit and they did that, but from the Indonesian area. Now today I will start with the new lecture of England. One second, excuse me. आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इंग्लैंड के हम एक नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। हाउ दे केम टू इंडिया इनिशियली फॉर द मोटिव ओनली फॉर बिजनेस, बट हाउ लेटर ऑन दे क्रिएटेड द फोर्टेज इन इंडिया एंड फाइनली दे empowered with n number of act and made India as a colony। किस तरीके से शुरुआत में वो सिर्फ एक व्यापार की नीतियों के साथ आए, उन्होंने किलाबंदी करनी शुरू करी भारत में, और किस तरीके से किलाबंदी की नीतियों के द्वारा उन्होंने भारत में फिर 200 साल तक आने वाले समय में राज किया। इसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करता हूं मैं इंग्लैंड के चैप्टर से, द इंग्लिश के नाम से। जो मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया कि जो मेरा सोर्स है वो मॉडर्न हिस्ट्री का वो अहीर साहब की किताब है स्पेक्ट्रम की। आप उस से भी इसको क्रॉस चेक या फिर अपने इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, या फिर इस लेक्चर के द्वारा भी अपने ये पार्ट कवर कर सकते हैं। ये जो पार्ट है इंग्लैंड का, इस पार्ट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 1 में, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा छोटी एग्जाम में एसएससी में भी इसके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी बारीक इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। अगर आप इंग्लैंड के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको उसका बेस पता होना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक भारत में रहे थे। तो अगर आपने आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो मैं डेफिनेट सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, भविष्य में इंग्लैंड के बेस से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। आप समझ पाएंगे उन्होंने किस तरीके से भारत में अपने 3 इंपॉर्टेंट सेंटर, जिसे कि फिलहाल के नाम पे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता बोला जाता है, उसको किस तरीके से इन्होंने भारत से जीत लिया था और अपना के उनमें किलाबंदी शुरू की थी, और कैसे इनकी इस तरह की नीतियों से ये भारत में लंबे समय तक रहे। शुरुआत करते हैं अंग्रेजी जो शासन था। एक 1599 में 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक ग्रुप बनाया गया। जो मर्चेंट एडवेंचर्स थे उन्होंने पहले, इससे पहले जो है कई सारे भारत में मैं बोलूं खगोल शास्त्री आए थे, जो जोग्राफिकल जो भारत की इंडिकेशन देखने के लिए आए थे, वो देखने के लिए आए थे, सर्वेस किए थे उन्होंने इंडिया में कि किस तरह से यहाँ पे अर्निंग की जा सकती है। लेटर ऑन दे केम टू नो दैट जो पुर्तगाल है उसने काफी अच्छी इंडिया से पैसे कमाए। So they also made their mind to earn a good amount of profit from the East Indies. So this part actually called by the this East India Company England or London as East Indies। इसको East Indies का ही नाम दिया गया, और उन्होंने बाद में अपना पूरी तरीके से मन बनाया, हम भी अपना व्यापार का जो जितना भी अपना चाहे किला बनाना पड़े, चाहे फैक्ट्री लगानी पड़े, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल के इंडिया में ही करेंगे। तो 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट जो उस समय की महारानी हुआ करती थी, उन लोगों ने एक परमिशन दी कंपनी बनाने की, और जिस कंपनी की उन्होंने शुरुआत की उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ये पूरा नाम था कंपनी का, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। इस कंपनी को शुरुआत में 15 साल की अनुमति दी गई थी कि आप 15 साल तक भारत में जो है अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया था स्टीफन हॉकिंग्स
जो कि भारत में आए थे, जो कि तुर्किश भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। इंग्लिश वो तो खुद थे, तो इंग्लिश भी उनको बोलनी आती थी। स्टीफन हॉकिंस जो उन्होंने बड़ा ही प्रभाव डाल दिया था जहांगीर में, उनके दरबार में जाकर, और जहांगीर ने बाद में उनको अपना नोबल बनाने का, अपना नग बनाने का भी न्योता दिया था 30,000 की मासिक सैलरी के ऊपर में। लेकिन उनके साथ में कोई ट्रेडमैन की प्रॉपर अगर मैं बात करूं, कोई डील कोई क्रैक नहीं हो पाई थी जहांगीर की। लेकिन 1609 में जहांगीर ने ये महारानी को बताया कि 15 साल से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ और टाइम चाहिए होगा अपना एस्टेब्लिश बिजनेस कर, जो बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में करने के लिए। तो वहां की महारानी ने भी इनकी बात को बड़े गौर से समझा और उन्होंने इनको एक इनडेफिनिट पीरियड दे दिया। उन्होंने बोला आपको जितना टाइम चाहिए आप टाइम ले लीजिए, बट इंडिया से एक अच्छा व्यापार आना चाहिए। और बाद में ऐसा ही हुआ। तो 1609 में इनको जो पीरियड था 15 साल से बढ़ा के जो है इंडेफिनिट कर दिया गया। जहां पे भी समय सीमा की बात आती माय डियर फ्रेंड, चाहे 15 साल है, चाहे 5 साल है, चाहे 20 साल है, जहां पे भी समय सीमा की बात आती है, अगर ऐसा कोई एक्ट होता है जो समय में बंधा होता है उसे हम चार्टर एक्ट बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में अगर भारत के फिलहाल संविधान में किसी भी तरह के बदलाव किए जाएंगे, अगर किया हो चुके हैं, उसमें जहां पे भी चार्टर वर्ड का यूज किया गया, चार्टर का मतलब है कि कहीं ना कहीं टाइम की एक लिमिटेशन है शुरुआत होने से लेके अंत होने तक। तो ये जो इंडेफिनिट टाइम था ये भी चार्टर के ही अंतर्गत आता और इस एक्ट का नाम भी चार्टर एक्ट ही था। तो एलिजाबेथ ने एक चार्टर पास किया जिसके तहत पहले 15 साल, बाद में इंडेफिनिट इनको टाइम दिया गया। इसके बाद में क्योंकि इनको शुरुआत में कुछ खास हासिल नहीं हुआ, इन्होंने रिक्वेस्ट भी की जहांगीर से, कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तो इन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक इन्होंने अटैक किया। एक बैटल हुई, किसके लिए बैटल हुई? जो शुरुआत में बैटल हुई सूरत के लिए बैटल हुई, ठीक है, सूरत के लिए बैटल हुई। सूरत के लिए जो बैटल हुई तो जहांगीर इस बैटल से बड़े ही प्रभावित, उन्होंने बोला कि आपने काफी अच्छे तरीके से लड़ाई की है, आपने काफी अच्छे तरीके से बैटल की है, तो मैं आपको ये परमानेंट पोजीशन सूरत में आप दे देता हूं पुर्तगाल की जगह। तो इनको एक परमानेंट पोजीशन दे दी गई। और किस ने इनको परमानेंट पोजीशन दी? जहांगीर ने दी। और इनसे इनिशियली बैटल में जो लीड कर रहे थे पर्सन नेम वाज थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट को अपने जो इंडिया की, वो जो समय ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उसके लिए एक परमानेंट जगह सूरत अब मिल गई थी, जिसमें उन्होंने एक लड़ाई की थी पुर्तगालियों को हरा के, जिससे वो बड़े इंप्रेस हुए थे। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट लेने से पहले इन्होंने एक छोटा सा टेम्पररी सेटलमेंट लिया था। वो कहां लिया था माय डियर फ्रेंड? वो 1611 में मछलीपट्टनम में एक टेम्पररी सेटलमेंट, एक हेडक्वार्टर बनाया। बाद में इस हेडक्वार्टर को सूरत में शिफ्ट कर दिया गया। तो पहले 1611 में हेडक्वार्टर बनाया मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम फिलहाल आंध्र प्रदेश में जगह है, वहां पे एक हेडक्वार्टर बनाया और बाद में इस हेडक्वार्टर को उन्होंने शिफ्ट कर दिया सूरत में 1613 में। बातें आगे बढ़ी। 1615 में जो थॉमस रॉय थे उन्होंने परमिशन मांगी जहांगीर से ही जाके, अजमेर में इनसे की मुलाकात हुई जहांगीर से, इन्होंने परमिशन मांगी कुछ और एरियाज को बढ़ाने के लिए। जहांगीर ने इनको परमिशन भी दी। किस किस एरिया में बढ़ाने के लिए? बड़ोच में, अहमदाबाद, अजमेर और आगरा। आई एम सॉरी। तो ये कुछ एरियाज थे 1615 में जिसमें जहांगीर ने इनको परमिशन दी, आप हमारे साथ में बिजनेस कर सकते हैं। बड़ोच गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, अजमेर राजस्थान में और आगरा उत्तर प्रदेश में, इन सभी जगह पे इनको परमिशन ग्रांट हुई 1615 में। अब इस चीज को आप देखिएगा, जो इंग्लैंड की जितने भी इंडिया के साथ में नीतियां चल रही है वो सभी पैरेलल चल रही है। इस एरिया में भी कुछ नीतियां चल रही है, कुछ यहाँ चल रही है, कुछ साउथ में चल रही है, कुछ ईस्टर्न एरिया में, सभी नीतियां पैरेलल चल रही है। ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया के एक या दो व्यक्ति थे, सभी जगह पे अलग अलग जगह पे गवर्नर, वायसराय वगैरह उन्होंने नियुक्त किए हुए थे और हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही थी। ये तो बात रही सूरत की। सूरत की, और इन सब एरिया को इनके पास में कैसे गया? तो सूरत का एरिया डेफिनेट सी बात है कैसे गया? लड़ाई लड़ने के बाद में जहांगीर इनसे इंप्रेस होकर इनको ये एरिया दे दिया। इससे पहले स्टीफन हॉकिंस ने रिक्वेस्ट की थी, बाद में जहांगीर ने 1615 में इनको और भी एरिया दे दिया, जिस एरिया में कौन कौन से आते हैं? बड़ोच, अहमदाबाद, अजमेर और आगरा। और इससे पहले उनको टेम्पररी एरिया जो दिया गया था मुगल एम्पायर के द्वारा, वो ये मछलीपट्टनम का एक टेम्पररी हेडक्वार्टर था। बाद में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करके सूरत में बना लिया। अब आगे की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस तरफ में। और अगर साउथ की तरफ बात करूं तो और क्या हो रहा था? एक पर्सन थे जो गोलकोंडा एक डायनेस्टी हुआ करती जो अभी फिलहाल हैदराबाद है। जिस हैदराबाद एरिया, ये गोलकोंडा डायनेस्टी के अंडर में आता था।
गोलकोंडा डायनेस्टी के राजा से भी जो इंग्लिश के मर्चेंट्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की हमें अपने एरिया में आप काम करने की अनुमति दी, ट्रेडमैनशिप दें। तो लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के इनसे भी फरमान के ऊपर में, रिक्वेस्ट के ऊपर में इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है आप हमारे साथ में काम कर सकते हैं। इन्होंने एक फरमान जारी किया, फरमान यानी कि एक नोटिस, फरमान को उर्दू और इंग्लिश में नोटिस बोला जाता है, ठीक है, सूचना जारी की, नोटिस जारी किया, गोल्डन फरमान के नाम से वो सूचना जारी की। उसमें ये बोला कि आप गोलकोंडा में भी व्यापार कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अब बालासोर यानी उड़ीसा का तट है जो कि गोलकोंडा के ही अंडर आता था, वहां पे व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साल के 500 पगोड़ा, एक उस समय करेंसी थी इनकी, 500 पगोड़ा इनको देनी पड़ेगी, ये इनकी एक डील हुई थी। तो 1932 में इन्होंने गोलकोंडा और बालासोर में भी अपना ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बाद में इन्होंने जो वहां के मद्रास के एक राजा हुआ करते थे, अतियप्पा, इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, तो मैं उस नाम को मैं नहीं बोलूंगा, बिना बात के आप उस पर रिसर्च करेंगे। 1639 में फ्रांसिस डे एक पर्सन थे जिन्होंने परमिशन मांगी वहां के राजा से कि हमें अपने यहाँ पे काम करने थे। राजा ने बोला कि मैं आपको काम नहीं करने दे सकता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप लीज पे ले लीजिए, रेंट पे ले लीजिए, लीज पे ले लीजिए, पट्टे के ऊपर में ले लीजिए लिखवा के। तो उसमें पट्टे चला करते थे, तो पट्टे पे लिखवा के लीज के ऊपर में इसको लिया गया, नोटिस में लिया गया और मद्रास में हेडक्वार्टर बनाया गया अपना बिजनेस करने का। बाद में 1639 में मद्रास को इन्होंने कैप्चर किया लीज पे, वहां के राजा से कैप्चर किया, राजा से लिया। कितना अमाउंट था, अमाउंट फिक्स नहीं था, अमाउंट जो है उनके बिजनेस के प्रॉफिट के साथ में कम या ज्यादा हो सकता था, इसीलिए ही इसको लीज पे लिया गया था। अगर एक फिक्स अमाउंट होता तो इसका मतलब राजा की दखल अंदाजी नहीं होगी, जो भी बिजनेस होगा अंग्रेजों का उससे कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये फिक्स नहीं था तो ये लीज पे लिया गया, तो अगर अंग्रेजी शासन का व्यापार बढ़ेगा तो राजा उनसे ज्यादा पैसा मांग सकते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे लिया गया। बाद में इन्होंने राजा से परमिशन मांगी वहां पे किलाबंदी करने की, राजा ने परमिशन दी और सेंट जॉर्ज नाम से उन्होंने वहां पे एक फोर्ट भी बनाया, किला भी बनाया, जो कि फिलहाल भी बहुत फेमस किला है मद्रास में, चेन्नई में। तो यहाँ पे भी इन्होंने इस एरिया को भी अपने पास में कैप्चर कर लिया, यानी कि सूरत इनके पास आ गया था, गोलकोंडा में इनका काम स्टार्ट हो गया था, उड़ीसा का बालासोर इनके पास में था और मद्रास में भी इन्होंने अपना हेडक्वार्टर एक बना लिया था और उसको फोर्ट यानी किलाबंदी भी कर दी थी। अब आगे की बात लेके चलते हैं कि यहाँ पे ये एरिया मुंबई का, इस एरिया में ये एरिया इनके पास में कैसे आ गया। देखिए मुंबई के बारे में बड़े एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें किसी के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी से कोई ट्रीटी नहीं हुई, कोई इसमें जो जरी नहीं करनी पड़ी। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या है, 1662 में जो राजा हुआ करते हैं राजा चार्ल्स, इनकी शादी हुई कैथरीन से। कैथरीन एक पुर्तगालीज थी और राजा चार्ल्स एक इंग्लैंड के लंदन के रहने वाले थे। इन दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ, दोनों की शादी हुई और जो वहां की रानी थी कैथरीन, इन्होंने डोरी में, अपने दहेज में पूरा पूरा मुंबई ईस्ट इंडिया को सौंप दिया, विदाउट एनी बैटल, विदाउट एनी ट्रीटी, विदाउट एनी ग्रांटेड एंड फर्दर परमिशन। इनको पूरा पूरा मुंबई सौंप दिया 1662 में। और इन्होंने अंग्रेजी सरकार को बोला कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, अंग्रेजी सरकार वहां पे इंग्लैंड में अपना काम कर रही थी, इन्होंने अंग्रेजी सरकार को बोला हम आपको हर साल 10 पाउंड्स देंगे एज ए टैक्स और ये मुंबई हमारा ही रहेगा। अंग्रेजी सरकार ने भी इस बात से एग्री किया, हर साल 10 पाउंड टैक्स देने की बात हुई, किसको, गवर्नमेंट को टैक्स देने की बात हुई मुंबई में काम करने के लिए। और ये कैसे दिया गया इंग्लैंड को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिल गया, जो चार्ल्स द्वितीय थे, चार्ल्स द सेकंड थे, ही मैरिड टू द कैथरीन। चार्ल्स सेकंड वाज ए प्रिंस फ्रॉम इंग्लैंड and Catherine was the princess from Portuguese. As she was the princess, so she gave gift as a dowry of Bombay to the East India Company, and further in 1662 without any tussle they got this area. इनको ये वाला एरिया मिल गया, तो ये वाला एरिया भी इनके पास में आ गया, सूरत भी आ गया, यहाँ पे व्यापार चल रहा था, गोलकोंडा भी इनके पास में आ गया। राजा ने इनको अनुमति दे दी, 500 पगवाड़ों के साथ में आप काम कर सकते हो। बाद में इन्होंने जो है लीज के ऊपर, पट्टे के ऊपर में मद्रास के शासक ने से भी बात की, वहां पे अपना किला भी बना लिया। अब बात करते हैं इस वाले एरिया की, यानी कि अभी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कलकत्ता का, ये एरिया बाकी है। कलकत्ता के एरिया में किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, ये बात है 1651 की। देखिए सब चीज पैरेलल चल रही है, 1651 की बात है, 1651 की। वहां पे जो सूबेदार हुआ करते थे औरंगजेब के समय पे, औरंगजेब एक बहुत क्रूर शासक थे, जो औरंगजेब के समय पे वहां के जो सूबेदार हुआ करते थे उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम आपके एरिया में यानी बंगाल में हम
अपना व्यापार फैलाना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि आप व्यापार फैला लीजिए, साल के हमें 3,000 रुपए दे दिया करें। उन्होंने बोला ठीक है, हम साल के आपको 3,000 रुपए दे देंगे, लेकिन साल के अगर हम आपको 3,000 रुपए देंगे, मैं बंगाल के साथ में पटना और राजमहल, राजमहल यानी कि फिलहाल का पूरा उड़ीसा का एरिया और कुछ पार्ट बांग्लादेश का भी, ये पूरा एरिया में व्यापार करने की परमिशन दी जाए विदाउट एनी एक्साइज एंड ड्यूटी, हम पे कोई कर नहीं लगाया जाएगा। शाहजहां ने बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन साल के में 3,000 रुपए आप दे देना। तो इनको इस एरिया में परमिशन मिल गई व्यापार करने की, बंगाल में, बंगाल पटना और उड़ीसा के एरिया में विदाउट ड्यूटी, नो ड्यूटी, बिना ड्यूटी के जो सऊजा थे इन्होंने इसकी परमिशन दे दी। लेकिन इन्होंने एक अपने वहां पे दिमाग चलाया, अकल चलाई, जिसकी वजह से इनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इन्होंने क्या किया, इनको तो किसी तरह का टैक्स नहीं देना था, लेकिन वहां पे जो शिप्स इन्वेड कर रहे थे, आ रहे थे बिजनेस के लिए, इन लोगों ने वहां पे उन शिप से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वहां की जो स्थायी सरकार है, जो परमानेंट गवर्नमेंट, जो जो मुगलों की सरकार है, दे वर नेवर आस्किंग टैक्सेस फ्रॉम द शिप्स। वो तो टैक्स मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे वो तो अलग मैटर है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों के पास में उस एरिया की ट्रेडमैनशिप आ गई थी, इन्होंने जबरदस्ती वहां के शिप्स वगैरह से अपना खुद का टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेट टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया। किसी गवर्नमेंट में ये कहीं दस्तावेज में नहीं लिखा हुआ था। लेटर ऑन इसके बारे में पता चला 1682 के आसपास में, इसके थोड़े समय के बाद में औरंगजेब को, और वो बहुत क्रूर शासक थे औरंगजेब, वो अपनी पॉलिसीज में किसी भी तरह की कोई भी खामी नहीं बर्दाश्त करते थे। औरंगजेब ने ऐसा ही किया, जब इनको पता चला कि अंग्रेज इस तरह टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, तो इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर में एक तो सारी चीज बंद कर दी, इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर में 2% की ऑक्ट्राई यानी ड्यूटी प्लस में 1.5% का जजिया, यानी जो जमीन से जुड़ा हुआ एक टैक्स होता था जजिया, ये दोनों 3.5% का इन पर टैक्स लगा दिया। और इनको ये भी बोला गया अभी तक ने आपकी वजह से जो भी हमारा नुकसान हुआ है या जो भी आपने पैसे लिए हैं वो भी आप वापस करोगे मंगोलाइट्स को। इन्होंने इस तरह का जो है अपनी तरफ से एक आदेश दे दिया अंग्रेजी सरकार को। अंग्रेजी सरकार को यह बात कहीं ना कहीं गवारा नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उसके कुछ साल के बाद में उन्होंने अटैक कर दिया और जहाजों की लूटपाट शुरू कर दी हुगली के एरिया में, यानी इस वाले एरिया में जो हुगली नदी यहां से निकलती है, इस एरिया से में उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी हुगली के एरिया में। मुगलों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके 2 साल के बाद में, 1-1.5 साल के बाद में, औरंगजेब का इतना बड़ा वर्चस्व था उसमें मुगल एम्पायर में, औरंगजेब के बाद में तो कोई ऐसा शासक ही नहीं आया इतना क्रूर और इतना, मैं बोलूं तो बहुत, ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है, उनकी जो सत्ता 16 से 17 से 1617 से स्टार्ट हुई थी और लगभग 1705 के 1708 के आसपास तक उनकी सत्ता रही थी। लेकिन जब तक भी वो रहे थे, ही रिमेन वेरी मच ऑन द थ्रोन। उन्होंने अपनी सत्ता को बड़े तरीके से पकड़ के रखा था और उनके खिलाफ में कोई भी बोलने वाला मंगोलियन शासन में कोई नहीं था, चाहे वो वहां सूबेदार हो, कोई छोटा मोटा गवर्नर हो, कोई भी नहीं। तो वो किसी अपने आप जो खुद के मंगोलियन की बात नहीं सुनते थे, अंग्रेजों की कहां सुनते, उन्होंने ऐसा ही किया। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की बात नहीं सुनते हुए उनके ऊपर में अटैक किया और अंग्रेजों को जो बंगाल का एरिया था, हुगली का एरिया था, वहां से भगा दिया गया और अंग्रेजों ने जाके शरण ली यहाँ पे बांग्लादेश के पास में। और जिस जगह पे उन्होंने शरण ली थी, इस बे ऑफ बंगाल के इस एरिया में एक छोटा सा टापू था, वहां पे जितनी भी ट्रेड कंपनी के लोग थे वो जाके छुप गए थे, शरण ले ली थी उस टापू में। और जो टापू था बड़ा डेंजरस था, वहां पे बार बार बारिश होती रहती थी, रहने खाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, आग जलाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि बारिश होती रहती थी, बाढ़ जैसा हमेशा माहौल रहता था, पानी बहुत ज्यादा भरा रहता था। तो ये वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से फंस गए। इसके 2 साल के बाद में जब इन्होंने कम्युनिकेट किया वहां पे इंग्लैंड में कम्युनिकेट किया कि हमें यहां से निकलवाइए और हमें दोबारा ये एरिया दे दीजिए, उसके 2 साल के बाद में यानी 1690 में दे प्लेड गिल्टी, इन्होंने अपनी गलती मानी, हाथ जोड़ के अपनी गलती स्वीकार की। उसके बाद में एक पर्सन इंडिया में आए जिनका नाम था जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ने रिक्वेस्ट की, वहां के उस समय के जो गवर्नर थे उनसे रिक्वेस्ट की, जो सूबेदार थे रिक्वेस्ट की कि भाई हम आपकी बात मानने के लिए रेडी हैं, जो भी आप बोलोगे, शर्तें बोलोगे, मानने के लिए रेडी हैं, आप हमें काम करने दो। सूबेदार ने बोला ऐसे नहीं होगा, आपको 3,000 रुपए साल के देने पड़ेंगे, सेम टर्म्स होंगी, लेकिन साथ में जो भी आज तक का जितना नुकसान हुआ है वो सारा भी आपको रिकवर करके वापस देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन्होंने जॉब चार्नोक ने इनकी बात मानी क्योंकि इनको पता था, चार्नोक को ये बात पता थी कि कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर इस एरिया से अगर व्यापार करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इन्होंने इनकी बात मानी और जो भी था इनको वापस दिया और इनकी सभी शर्तें मानने के बाद में इन्होंने दोबारा व्यापार करना स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने जो रिक्वेस्ट मांगी थी कहां पे काम करने की, वो मांगी थी सुतानुती, एक जगह है कलकत्ता में फिलहाल, सुतानुती
के लिए रिक्वेस्ट की थी, मांगी थी। उसके बाद में उसके 6 साल के बाद में कासिम बाजार और कालीघाट ये दोनों जगह के ऊपर भी इन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इन तीनों जगह को कलेक्टिवली देने के लिए 1200 रुपए और बढ़ा दिए, यानी 3000 रुपए में सिर्फ इससे ट्रेड हो रहा था और हुगली नदी पे ट्रेड हो रहा था। इसके अलावा जो सूतानूती के अलावा कासिम बाजार और कालीघाट पे ट्रेड करने के लिए इनको 3000 से ऊपर 1200 रुपए भी पे करने पड़ेंगे। ये भी एक जो वहां के सूबेदार थे उन्होंने इस बारे में भी शर्त रखी, इन्होंने इसकी ये शर्त भी मान ली। बाद में इन्होंने एक और रिक्वेस्ट की, हम यहाँ पे किला बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनसे काफी मुनाफा हो रहा था जो है मुगलों को, तो उन्होंने इस बात के लिए मना नहीं किया। 1700 ईस्वी में एक किला बनाया गया फोर्ट विलियम के नाम से। चार्ल्स ईयर ने ये किला बनाया और इन तीनों जगह को कलेक्टिवली मिला के एक जगह बना दी, जिस जगह को हम फिलहाल कलकत्ता के नाम से जानते हैं। तो कलकत्ता जगह को बसाने वाले पर्सन का नाम था चार्ल्स ईयर। Charles Ear, he was the person who actually made the real picture of current Kolkata, who created that. उन्होंने कलकत्ता को बसाया, फोर्ट विलियम को बसाया, हुगली नदी के तट पे फोर्ट विलियम को बसाया और अपना ट्रेड जो है स्टार्ट किया मुगल के साथ में दोबारा, और यहाँ पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो आपने ये देखा किस तरीके से उन्होंने शुरुआत में जो है एक परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए सूरत में रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं हुई। इन्होंने टेम्पररी मेंबरशिप मुसलीपट्टनम में अपना जो हेडक्वार्टर बनाया, उसके बाद में सूरत में शिफ्ट किया अपने आप को, और परमिशन मिली। इन्होंने अहमदाबाद भी लिया, अजमेर लिया, आगरा, इन सभी एरिया से भी इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। फर्दर इन्होंने जो बॉम्बे का एरिया था वो तो बिना किसी परमिशन के सिर्फ दहेज में ले लिया। बाद में मद्रास का भी हमने देखा, मद्रास में किस तरीके से इन्होंने पट्टे पे यानी कि रिक्वेस्ट के ऊपर में दिया कि हमारा अगर व्यापार बढ़ेगा उस हिसाब से हम आपको हर साल कुछ ना कुछ देंगे। तो इन्होंने लीज के ऊपर मद्रास को लिया, बाद में यहाँ पे भी हेडक्वार्टर बनाया। गोलकोंडा के राजा ने भी इनको अनुमति दी और इन्होंने उड़ीसा और इस हैदराबाद के एरिया में अपना काम स्टार्ट किया। अपनी गलती मान के इन्होंने दोबारा कलकत्ता के इस एरिया को अपनाया और कलकत्ता को एक नई जो अभी की फिलहाल जो उसकी तस्वीर है उस तस्वीर में ढाल दिया फोर्ट विलियम के द्वारा। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फारूक सैयर, एक इनके बाद औरंगजेब के बाद में एक्चुअल में मुगल का जो काल था वो खत्म होता चला गया। ये तो एक अलग हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको मैं इसके हाथ में मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इनके बाद में इनका जो काल था खत्म होता चला गया। उसके बाद में फारूक सैयद आए थे। फारूक सैयद 1715 ईस्वी में आए थे। वो खुद अपने आप में बहुत मैं बोल सकता हूं तो पैशनेट नहीं थे, पैशनेट किंग होते हैं वो इस तरह के नहीं थे। उनको एक्चुअल में राजा बनाने वाले सैयद ब्रदर्स थे, सैयद नाम के दो भाई थे, उन्होंने उनको राजा बनाया था। उसके पीछे की अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है, वहां नहीं जा रहे। सैयद ब्रदर ने राजा बनाया। तो फारूक सैयद थे, इन्होंने भी अंग्रेजी सरकार के साथ में मिलकर कुछ फरमान जारी किया। लेकिन हुआ क्यों, ऐसा क्या कारण था? ये फारूक सैयद किसी बीमारी से ग्रस्त थे, बीमारी मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है, क्योंकि इनको बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज थी। जब ये उस बीमारी में थे उसी समय अंग्रेजी जो शासक के 3 ट्रेडमैन थे वो इनसे मिलने गए। ये बात है 1716 की बात है। तब इनसे मिलने गए फारूक सैयद से। फारूक सैयद से मिलने के लिए 3 लोग गए थे, उनमें से एक सर्जन था। उन सर्जन ने इनकी बीमारी ठीक की। जैसे इनकी बीमारी ठीक की अगले साल ही इन्होंने फिर अंग्रेजी सरकार को बड़े खुले हाथों से वेलकम किया। इन्होंने फारूक सैयद ने अंग्रेजी सरकार के सब कुछ आसान कर दिया। इन्होंने मुंबई पूरी तरीके से दे दिया, कोई इसमें दखलंदाजी नहीं होगी। इन्होंने सूरत दे दिया, कोई दखलंदाजी नहीं होगी। सबसे इन्होंने एक मैं बोल सकता हूँ गलती की, ये एक जरूरी काम किया अंग्रेजी सरकार के लिए। इन्होंने बोल दिया कि आप भी अपनी करेंसी ला सकते हो। अपनी जो करेंसी लाने की शुरुआत की फारूक सैयद के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लेक्चर में हमने ये देखा ये सब कैसे इन्होंने अपने पास में ले लिया था। इसके साथ साथ में इन्होंने जो पुर्तगाली और डच लोग थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं ट्रीटीज वगैरह बीच बीच में करते जा रहे थे। और धीरे धीरे करके एक तो पुर्तगालियों की लड़ाई अंग्रेजी सरकार से जब भी होती थी, किसी भी रीजन से होती थी, पुर्तगाली की जो गवर्नमेंट थी उसमें कभी दखलंदाजी नहीं करती थी, वहां के ट्रेडमैन ही उसको सुलटाते थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार की अगर कभी भी किसी भी ट्रेडर से कोई भी लड़ाई होती थी, डायरेक्ट गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन होता था। इसी वजह से जो पुर्तगालीस थे, बाद में गवर्नमेंट की जब उस पर देख रेख नहीं थी तो उन्होंने लूटपाट स्टार्ट कर दी, वो पायरेट्स बन गए। लेकिन अंग्रेजी शासक ऐसे नहीं रहे, क्योंकि उनके ऊपर में सर्विलेंस हमेशा रही, नजर हमेशा बनी रही। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पुर्तगालीस यहाँ से डिक्लाइन होते चले गए। डच के साथ में इन्होंने एक नीति बना ली थी कि आप इंडोनेशिया चले जाइए, हम इंडिया में रहेंगे। तो डच भी भारत में चले गए और लास्ट में इंग्लिश जो पर्सन थे वही भारत में ही रहे थे।
तो ये चैप्टर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे फारूक सैयद से इन्होंने क्या ट्रीटी की और फ्रेंच के साथ में क्या लड़ाई हुई, उसके बाद में हम कर्नाटक टीम और कर्नाटक में कुछ लड़ाई हुई थी फ्रेंच के साथ अंग्रेजों की मिलके, वो कैसे हुई, और जो मराठा का युद्ध है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट में फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री की उसके बाद में शुरुआत कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज टू स्टे ट्यून्ड। माय नेम इज वीरेंद्र। थैंक यू सो मच।